हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। इस वीडियो में हम ACCE 1 के जो अब जून 2020 का जो एग्ज़ाम पेपर था उसके हमने कुछ प्रश्न देख लिए थे। बाकी के बचे हुए इस वीडियो में देखते हैं। हमने थर्ड वाले प्रश्न का कै भाग तक देख लिए थे आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न है विचार शक्ति यानी कि संज्ञानात्मक विकास के उसको बढ़ावा देने के लिए 1.5 वर्ष के बच्चे के साथ जो क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं उसमें से कि 2 क्रियाएं बताइए। तो अभी विचार शक्ति या संज्ञानात्मक विकास का मतलब हो गया बच्चे की सोचने की शक्ति, कि बच्चा किस तरह से सोच सकता है। बच्चे का जो बौद्धिक मानसिक विकास होता है ना, उसके बारे में बताना। तो हम पहली क्रिया आयोजित कर सकते हैं कि बच्चों को एक ऐसा खिलौना देंगे जिससे कि बच्चे को कारण किसी चीज़ के ऊपर एक रहता है ना, बच्चे की विचार शक्ति की कार्य व कारण के बारे में बच्चे को पता चलता है कि ये पता चलता है कि वो बच्चे हम किसी चीज़ के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम बच्चे को जैसे आजकल वो बॉल आती है लाइट, जिसमें जैसे बच्चा उस बॉल को डाल दे, जैसे ही किसी चीज़ से टकराती है उसमें लाइट जलने लग जाती है, तो वो बॉल दे देंगे बच्चे को। या इसकी जगह ऐसे भी कर सकते हैं जिस बॉल को जैसे नीचे डालते हैं उसमें शोर होने लग जाए, ऐसा कोई खिलौना दे दें कि किसी चीज़ से टकराते ही और उसमें ध्वनि उत्पन्न हो। तो वो टॉयज़ भी कोई दे सकते हैं। तो वो बच्चे को देंगे तो बच्चे को एक बार हम करके बता देंगे कि इस तरह से फेंकने पे या ये करने पे, या फिर नहीं भी बताएंगे ना तो बच्चों को हम उस चीज़ के साथ खेलने देंगे। बच्चे जब वो चीज़ करेंगे तो बच्चों को समझ आएगा कि जैसे उन्होंने उठा के फेंका उसको तो उसमें से लाइट जली या फिर आवाज़ जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो उसके अंदर से आई। तो बच्चे उसको उठाएंगे और बच्चे दोबारा से उसको करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर बच्चों को समझ आ जाएगा। तो बच्चों को पता चल जाएगा कि हम ये उठा के इसको फेंक रहे तो उसके बाद ये लाइट इसमें चल रही है या ये ध्वनि उसके बाद इसमें से निकल रही है। तो ये इससे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा हम कर सकते हैं कि बच्चे को अपने आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं उनके बारे में उनके नाम बता के बच्चों को बोल सकते हैं कि अच्छा देखो बेटा वो क्या है, बच्चा देखो ये देखो वो पेड़ है। अच्छा वो किसका पेड़ है, वो नीम का पेड़ है। अच्छा बच्चों ये देखो इधर क्या है, इधर ये गाय है। तो इस टाइप से ना कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बहुत तेज होता है, क्योंकि बच्चे की इस टाइम सीखने की उम्र होती है। वो नई नई चीज़ों के बारे में सीखता है, वो खुद भी जानना चाहता है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चों को बोलना आता है ना, तो हमने देखा होगा कि बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, क्यों क्यों क्यों, फिर क्यों ऐसा क्यों। तो इस तरह से कि हम जब बच्चे को खुद से बताएंगे नई नई चीज़ों के बारे में तो बच्चे का जो मानसिक विकास होता है बहुत तेज गति से होगा। तो इस तरह से 2 क्रियाएं हम आयोजित कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए 4 वर्षीय जो 20 बच्चों का समूह है उसके लिए हमें एक एक खेल क्रिया का आयोजन करना पड़ेगा। तो वो बताना है कि कौन कौन सी खेल क्रिया करोगे। तो एक सामाजिक विकास के लिए हमें बताना है एक सृजनात्मकता का विकास, संज्ञानात्मक विकास और स्थूल क्रियात्मक विकास। और इसके आंसर आप लोगों को सीधे नहीं लिखना है, इसके आंसर आपको लिखना है जो खेल क्रिया है उसका हमें उद्देश्य लिखना है कि इससे बच्चे का कौन सा विकास होगा, कौन सी योग्यता बच्चे को हासिल होगी। इसके लिए फिर आप अपेक्षित जो सामग्री खेल सामग्री रहेगी वो आप लोगों को बतानी है, और फिर उसकी विषय वस्तु यानी कि आपने किस तरह से वो करवाया तो संक्षेप रूप में थोड़ा सा वो लिख देना है। विकास के लिए आप बच्चों का एक या तो भ्रमण पे ले जा सकते हैं, उससे बच्चे का सामाजिक विकास बहुत होता है। जैसे जाएंगे आसपास की चीज़ों के बारे में सीखेंगे, और उसमें आप लोग लिख सकते हैं कि बच्चे का इस क्रिया से बच्चे का सामाजिक विकास होगा, बच्चे का भाषाई विकास भी होगा इससे, क्योंकि बच्चे की नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। और संज्ञानात्मक विकास भी लिख सकते हैं। वैसे नॉर्मली इसमें बच्चे का सामाजिक विकास होगा, इसमें लिख देंगे सामाजिक विकास के लिए। और 2-4 चीज़ें जो भी आप भ्रमण पे ले जाएंगे उनसे, जैसे बच्चों से उसके बारे में कुछ सवाल पूछा आपने, या फिर बच्चों को कई चीज़ों की दुकान दिखाई, कोई चीज़ दिखाई, तो इन सब चीज़ों का भी हम लिख सकते हैं कि इससे बच्चे का भाषा का विकास होगा, इनसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। इस टाइप से आप लिख देंगे। जो भी आप लिखेंगे तो पहले आप ये सोच लीजिएगा कि आपको उसके अंदर क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, फिर उससे जो भी विकास हो रहा होगा वो हम इसमें लिख देंगे। यानी कि हमारी खेल क्रिया का उद्देश्य क्या है, हम बच्चों को क्या करवाना चाह रहे हैं।
तो वो इसमें लिख देंगे कि हम बच्चों को भ्रमण पे इसलिए लेके जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चा आसपास की चीज़ों के बारे में जाने, उसका सामाजिक विकास, उसका जो लोगों के साथ क्या अच्छे सामाजिक संबंध बना पाए वो, और उसका जो संज्ञानात्मक विकास हो, आसपास की चीज़ों के, नई चीज़ों के नाम सीखेगा, उसका भाषाई विकास हो, उन चीज़ों के बारे में जानेगा, शब्द भंडार बढ़ेगा। तो इस टाइप से आप इसमें लिख देना। अपेक्षित सामग्री के लिए आप इसमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी लिखने की, अगर भ्रमण पे लेके जा रहे हैं तो बस कि ये रहेगा कि बच्चों को हम लेके गए वहाँ पे, तो बस बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें अगर लेके जानी है तो वो इसमें लिख सकते हैं। फिर इस प्रक्रिया की विषय वस्तु में आप लिख देंगे कि हमने बच्चों के बारे में सोचा, हमने पहले सोचा कि हम बच्चों को कहाँ लेके जाएं, बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा कि हाँ हमें पार्क में घूमने जाना है। फिर हम बच्चों को ऐसे ऐसे करके लेके गए, बच्चों से हमने कहा कि अच्छा ये घर से ये लेके आना, थोड़ा बहुत आप ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर वहाँ गए, हमने ये देखा, बच्चों को इस बारे में बताया। फिर थोड़ी मतलब वही टाइम वगैरह आप इसमें लिख देना जहाँ से शुरू करो उस हिसाब से। फिर हम 3-4 घंटे के बाद बस में बच्चों को बिठाया और वापस आए। वापस आके अगर आप जैसे आयोजन करो कि कुछ बातें करने लग गए बच्चों से, कि फिर आके हमने बच्चों से पूछा कि आपने क्या क्या देखा, तो बच्चों ने ये बताया वो बताया। फिर हमने पूछा तो बच्चों को, हमें इससे निष्कर्ष निकलता, इसका निष्कर्ष है कि बच्चों को बहुत आनंद आया। इस टाइप से आप लिख दीजिएगा। इससे निष्कर्ष निकलता, इसका निष्कर्ष है कि बच्चों को बहुत आनंद आया। इस टाइप से आप लिख दीजिएगा। सृजनात्मकता का विकास के लिए आप बच्चों को ग्रुप में बिठा देंगे और 2-3 ग्रुप बांट देंगे और उनमें बच्चों को बोल देंगे कि जैसे कि ब्लॉक्स हैं, जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, प्लास्टिक के ब्लॉक्स होंगे, उनसे बच्चों को बोलेंगे कि इनसे ना आप कुछ अच्छा सा बना के दिखाओ, आप अपना ना कुछ बना के दिखाओ। तो बच्चे उससे क्या, कोई ट्रायंगल बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई घर बनाएगा, कोई रेल बनाएगा, तो उससे बच्चे की सृजनात्मकता का विकास होता है। और इसमें बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा सृजनात्मकता के में। और जैसे अगर लकड़ी के गुटकों से बनाएंगे तो आप इसमें लिख देंगे कि बच्चों के साथ में बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास भी होगा। और बच्चे आपस में साथ में खेलेंगे तो आपस में बच्चे के साथ में खेलना सीखेंगे, उनका सामाजिक प्यार भी बढ़ेगा आपस में। और फिर इसके लिए जो अपेक्षित सामग्री है सृजनात्मकता के लिए, इसमें आप लिख देंगे कि लकड़ी के या प्लास्टिक के गुटके, जो भी ब्लॉक्स या गुटके लिख दोगे, जो भी आप लकड़ी का लिखो या प्लास्टिक का लिखो। नेक्स्ट हम संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या खेल क्रिया का आयोजन करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के लिए हम बच्चों को कार्य व कारण के बीच में जो कार्य व कारण के बीच में जो संबंध है उसके बारे में खेल क्रिया का आयोजन कर सकते हैं। जैसे कि एक रुमाल लेंगे, रुमाल को मग में डालेंगे, मग में डाल के और उसको निचोड़ देंगे और बच्चों को दिखाएंगे कि देखो अच्छा ये आप करके देखो आप भी। और 2-3 ऐसे बच्चों के रुमाल लेंगे, उनको ऐसे निचोड़ कर फिर कहेंगे कि चलो अब इसको ना पार्क में धूप में डाल दो, बाहर डाल देंगे धूप में। और फिर जैसे आधे 1 घंटे के बाद फिर बच्चों को हम दिखाएंगे कि चलो थोड़ी देर के बाद ना अब देखते हैं हम कि उसका क्या हाल है। जब वो देखेंगे अरे ये तो सूख गए, लेकिन ये तो पानी में भीगा हुआ था, तो हम बच्चों को बताएंगे और फिर समझाएंगे बच्चों को। और बच्चों को ऐसे पता चलेगा कि जो धूप निकलती है तो धूप की वजह से कपड़े सूखते हैं। तो इस टाइप से बच्चों को कार्य व कारण के बीच में संबंध बताने के लिए हमें खेल क्रिया का आयोजन कर सकते हैं। इसमें अपेक्षित सामग्री हो गई पानी का जग और रुमाल, ये हो गया, लिख देना। और फिर जैसे जैसे आपने करवाया वो आप इसमें विषय वस्तु में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है स्थूल क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए हम दौड़ का आयोजन करवा सकते हैं। दौड़ के आयोजन के लिए आप लोगों को कोई अपेक्षित सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है। और जो विषय वस्तु उसमें आप लिख देंगे कि हम बच्चों को पार्क में लेके गए, बच्चों से पूछा कि अच्छा आज हम क्या करेंगे, तो बच्चों ने कहा कि हम खेलेंगे, तो मैंने कहा कि चलो आज हम ना दौड़ लगाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें स्थूल क्रियात्मक विकास में लिख सकते हो। इससे बच्चों का जो शारीरिक मांसपेशियाँ होती है ना उनका विकास होगा। बच्चे साथ में खेलेंगे तो ऐसा उनका स्थूल क्रियात्मक विकास में जो शारीरिक विकास होता है वो लिख देंगे। और साथ में खेलेंगे तो सामाजिक विकास भी होगा। तो उद्देश्य में लिख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसका उद्देश्य रहेगा बच्चे बच्चे जो होते हैं उनको साथ में खेलने का मौका देना और बच्चों के जो शारीरिक तो इस खेल क्रिया का उद्देश्य हो गया कि इससे बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इस टाइप से आप इसमें जो मैंने बताई है उसके अलावा भी आपको जो इजी लगे, जो आसानी से आपको याद हो रही हो, आपने पीछे पढ़ा होगा बुक में, तो वो आप खेल क्रिया लिख सकते हैं। और बस उसकी कोई सी में अपेक्षित सामग्री हो तो वो लिख सकते हैं। और वो कैसे कैसे क्रिया आयोजन किया वो लिखना है, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है क्योंकि अपने बुक में पढ़ाई होगा।
कि कौन सी खेल क्रिया से कौन सा विकास होता है, या कौन सा विकास के लिए कौन सी खेल क्रियाओं का आयोजन कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 का, बच्चों में परोपकारिता और समानुभूति के विकास के लिए माता पिता को पालन पोषण के कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए। तो परोपकारिता और समानुभूति क्या है, सबसे पहले हमें ये देख लेना है। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। परोपकारिता का मतलब होता है कि बिना अपने जैसे अपने लाभ के सोचे बिना दूसरों के साथ अपनी चीज़ें, अपना टाइम, अपना जो सामान ना, कुछ भी चीज़ें वो सब बांटना होता है परोपकारिता। समानुभूति का मतलब होता है कि दूसरा व्यक्ति जो सोच रहा है उस चीज़ को खुद महसूस करना है, यानी कि कोई परेशान है तो हाँ भाई वो परेशान है, हम भी परेशान होते हैं तो ऐसे होता है, तो वो सिचुएशन समझना दूसरे की, तो होती है परोपकारिता और समानुभूति। तो ये जो होती है ये बच्चों में उस टाइम ज़्यादा, मतलब उस तरह से ज़्यादा आती है जब अगर उनको उनके परिवार में परोपकारिता व समानुभूति मिल रही हो, बच्चों को सीखने को मिल रही हो। तो बच्चों में समानुभूति और सहयोगपूर्ण भावना को प्रोत्साहित करने के लिए क्या है, बच्चों को प्रेरण घर से ही मिलता है, माता पिता ही डालते हैं। तो माता पिता किस तरह से कर सकते हैं कि वे छोटे बच्चों के लिए, जैसे माँ का लगाव कैसा है, शुरू से बच्चे उसी चीज़ से सीखते हैं। माता या पिता का जो लगाव हो गया, उनका स्नेहशील होना, और उनके साथ कैसे सहायक हैं, बच्चों के साथ उनका लगाव कैसा है, ये सब परोपकारिता और समानुभूति को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसके घर में उसके माता पिता उसके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, कि उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और अगर वो किसी परेशानी में होता है तो वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, अगर वो उनको जैसे उसको उनकी ज़रूरत है तो उस टाइम उनके लिए रहते हैं नहीं रहते हैं, अपने मतलब अपने जैसे कोई भी चीज़ है तो अपनी उन बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो उससे क्या बच्चे सीखते हैं। कि जैसे हम कहते हैं ना कि घर में कोई भी चीज़ होती है हम खुद बोलते हैं, और स्कूलों में भी बच्चों को बताते हैं कि शेयरिंग करो, तो ये सिखाने के लिए परोपकारिता और समानुभूति सिखाने के लिए किया जाता है। तो ये जो माता पिता हैं उनको भी ये चीज़ें अपनानी चाहिए, स्नेहशील होना चाहिए उनको। अगर जैसे कि कभी जैसे दंड है, दंड का तरीका अपनाते हैं, तो दंड का तरीका भी स्नेहमयी जो तरीका होता है, स्नेहपूर्ण तरीका, वो अपनाना चाहिए। ना कि जो बच्चों को जो मार पीट करके जो माता पिता क्रोध करते हैं ना, तो वो वाला तरीका नहीं अपनाना चाहिए, स्नेह केंद्रित तरीका अपनाना चाहिए। क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे वही चीज़ सीखते हैं जो वो अपने आसपास के परिवेश में देखते हैं। तो माता पिता होते हैं, उनको क्या बच्चों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। उन्हें हर चीज़ में अपनी बात मनवाने के लिए सिर्फ आदेश नहीं देना चाहिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बातों का मतलब भी समझ रहे हैं। और अब अगर हम उन्हें कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, उन्हें डांटना भी चाहते हैं, तो उन्हें इस तरह से बताएं कि उन चीज़ों का मतलब वो समझ जाएं और उनसे उन्हें बुरा भी ना लगे। तो ऐसा करने से क्या है, बच्चे समझने की भी कोशिश करते हैं, और जो उनका व्यवहार होता है वो भी सहयोगपूर्ण हो जाता है, जो आगे जाके दूसरों के साथ परोपकारिता और समानुभूति दर्शाने के योग्य बन जाता है। जैसे अगर बच्चा है, बच्चे ने दो बच्चे हैं आपस में घर में, और एक बच्चे ने दूसरों को मारा, हम उसे तुरंत डांटना शुरू कर देते हैं, हम जिसने मारा उसे मारना शुरू कर देते हैं। तो इससे बच्चा बच्चा कहाँ सीखेगा कि मैंने क्या गलती किया है। और वहीं हम बच्चे को समझाएं, देखो आपने दीदी को मारा ना, तो इसलिए दीदी को ना चोट लग गई। तो इससे बच्चे को समझ में आएगा कि प्यार से अगर हम समझाएंगे तो अच्छा मैंने मारा तो इसलिए चोट लग गई, इसलिए मुझे नहीं मारना चाहिए। तो इससे बच्चा आगे कभी भी किसी को मारेगा नहीं, या कोई मारेगा किसी को तो उसे बचा सकता है या उसे रोक सकता है कि आप ऐसे मत करो, इससे इसको चोट लग जाएगी। तो इस तरह से माता पिता बच्चे को सब परोपकारिता समानुभूति सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताइए। शिशु का प्रमुख देखभालकर्ता के साथ लगाव स्थापित करना। तो ये प्रमुख देखभालकर्ता का मतलब हो गया, मुख्य रूप से माँ होती है, माता या पिता। तो उनके साथ लगाव स्थापित करना जरूरी क्यों है, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर बच्चा माँ के साथ या प्रमुख पालनकर्ता के साथ लगाव स्थापित नहीं कर पाएगा, देखभालकर्ता के साथ, तो आगे जाके वो अन्य लोगों के साथ ना अच्छे सामाजिक संबंध नहीं बना पाएगा, स्नेहमय संबंध नहीं बना पाएगा आगे जाके, क्योंकि वो खुद से डरा रहेगा। आगे जाके वो उसके अंदर के स्वसंकल्पना जो होती है ना, वो नकारात्मक स्वसंकल्पना बन जाएगी। वो खुद डरा डरा महसूस करेगा, भयभीत, गुस्से वाला, क्रोध वाला भी हो सकता है, हर चीज़ से डरा हुआ हो सकता है। तो इसलिए उनका लगाव स्थापित करना जरूरी होता है, ताकि आगे जाके वो खुद भी एक अच्छा सामाजिक प्राणी बने, सामाजिक मनुष्य बने।
शाला पूर्व बच्चों में पहल करने की प्रवृत्ति का विकसित होना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे पहल नहीं करेंगे तो कोई भी नई चीज़ सीख नहीं पाएंगे। और शाला पूर्व वर्षों में इस टाइम बच्चों को हर चीज़ में पहल करके ही बच्चे सीख सकते हैं। जैसे कोई नया, सबसे छोटे बच्चे से ही ले लो, हम छोटे बच्चे के सामने कोई खिलौना डालते हैं, अगर बच्चा पहल नहीं करेगा, यानी उस चीज़ को लेने के लिए जाएगा ही नहीं, तो उसका अन्वेषण कैसे करेगा, उस चीज़ के बारे में कैसे जानेगा। या कोई नए केंद्र में जैसे शालापुर केंद्र है, या अड़ोस पड़ोस में कोई नए व्यक्ति हैं, उनके साथ अगर वो दोस्ती नहीं करना चाहेगा, बात नहीं करना चाहेगा, सामाजिक संबंध नहीं बनाना चाहेगा, तो उससे आगे जाके उसे उससे ना बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। हर हर क्षेत्र के विकास में उसकी समस्याएं हो सकती है। पहल नहीं करेगा तो उसका भाषाई विकास ढंग से नहीं होगा, उसका शारीरिक विकास ढंग से नहीं होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा। इसलिए हर क्षेत्र में पहल करने की प्रवृत्ति शाला पूर्व बच्चों में जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 6 का जीवन के प्रथम 2 वर्षों में भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इसका मतलब है कि जो बच्चा होता है उसके 2 साल में भाषा का विकास किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, वाक ध्वनियों के बीच विभेदीकरण करना सीखता है, यानी कि बच्चा माँ की आवाज़ पहचानने लग जाता है अन्य लोगों की तुलना में। ये समझने लग जाता है कि आवाज़ जो होती है ना किस साइड से आ रही है, कि इस साइड से आ रही साइड, जैसे उधर ही वो मुंह घुमाने लग जाता है। माँ की आवाज़ जो तेज़ पहचानता है, जैसे उन्हें कोई मनुष्य की आवाज़ या फिर किसी जानवर की आवाज़ सुनती है एकदम से सुनती है तो वो डर भी जाता है। और अगर रो रहा और माँ की आवाज़ उसे आ जाए, या फिर रो रहा और उसे पायल की आवाज़ आ जाए, 1 2 3 बार सुनेगा, 4 बार, फिर उसे लगने लग जाता है पायल की आवाज़ का मतलब माँ आ रही है। तो वो चीज़ें वो समझने लग जाता है। वो जानवरों की आवाज़ों को समझने लग जाता है, जानवर की आवाज़ है, ये मनुष्यों की आवाज़ है। ये चीज़ों के बारे में बच्चा समझने लग जाता है। बच्चा बोलता नहीं है लेकिन हम बोलते हैं, उन चीज़ों को समझता है। तो ये हो गया वाक ध्वनियों के बीच विभेदीकरण, ये बच्चा पहचानने लग जाता है। फिर उसके बाद बच्चा बोलने की शुरुआत करता है। वो बच्चे की बोलने की शुरुआत होती है रोने से, रोने के साथ, क्योंकि रोना बच्चा जन्म के तुरंत बाद रोना ही सीखता है। वो हर चीज़ के लिए रो के ही बताता है, उसकी खुशी उसका गम वो सब रोना ही होता है। क्योंकि रोना एक क्या है, अनियमित एक प्रक्रिया हो गई, स्वाभाविक प्रक्रिया है जो शिशु अकारण ही करता है, यानी कि उसका कोई कारण नहीं होता। कि बच्चे को जैसे कोई तकलीफ है तो रो रहा है, बच्चा पेट भरा है खेल रहा है तो रो रहा है। ये लगभग बच्चे की जन्म के तीसरे सप्ताह तक ये कम हो जाती है, और जन्म के पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू होती है। उसके धीरे 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 बच्चे की रोना क्या थोड़ा कम हो जाता है। और ये बच्चे को कोई तकलीफ हो, कोई तेज रोशनी हो, एकदम से कोई आवाज़ हो, भूख लगे, थकान, किसी भी वजह से हो सकता है, इसका कोई फिक्स कारण नहीं होता। फिर बच्चे जब लगभग जैसे 1 महीने के हो जाते हैं तो बच्चे कूजन करने लग जाते हैं, जैसे समान स्वरों की जैसे ऊ ऐसे करते रहते हैं ना, बच्चे खेलते रहते हैं ऐसे करते हुए, वो कूजन होता है। ये बच्चे जब बच्चों का पेट भरा हो, बच्चे आराम से रह रहे हो ना, शांति से खेलना चाह रहे हो, तो उस टाइम बच्चे बैठे बैठे संतुष्ट होते तो करते हैं। तो अगर कूजन के प्रत्युत्तर में जैसे बड़े लोग भी कूजन करते हैं उसके आसपास के, तो बच्चा और तेज खुशी में कूजन करता है। तो इससे बच्चा क्या भावात्मक लगाव स्थापित होता है साथ में पालनकर्ता के साथ। इस तरह से उन दोनों के बीच जो खेल क्रिया होती है ना, उससे वार्तालाप सा बढ़ता है, भाषा का विकास भी होता है। फिर बच्चा लगभग 5 महीने तक कूजन करता है। 5 महीने के बाद छठे से महीने से स्टार्ट होता है उसका बालालाप, यानी कि पहले बच्चा स्वर की समान ध्वनि निकालता था, अब बच्चा स्वर व्यंजन को क्या मिक्स करके ऐसे जैसे मामा मामा दादा दादा नी 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 इस टाइप से बोलने लग जाता है। तो जो स्वर व्यंजन का जो मिला के जो छोटे छोटे 2 अक्षर के वाक्य जो शब्द बनते हैं ना, उसे उसे बोलता रहता है, लगातार बोलता है, उसे कहते हैं बालालाप। जो अक्षर क्या एक एक अक्षर ही बोलता है। इससे ये जो बालालाप होता है वो बच्चा हर चीज़ के लिए बालालाप ही करता है उस टाइम। उसका भाषा का तरीका यही होता है। और ये क्या थोड़े बच्चों से अलग होती है, लेकिन बच्चे अवयस्कों से अलग होती हैं। इनका ये जो बालालाप होता है ना, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन क्या इनको इस टाइम ये 2 3 जो लाइन अक्षर होते हैं ना, वो ही बोलने आते हैं। तो उस टाइम ये बालालाप ही कर रहे थे। इस बालालाप के प्रत्युत्तर में उनको वापस बालालाप ही अगर हम उनके साथ उसके साथ बात करेंगे, तो क्या बच्चे का भाषाई विकास अच्छे से होता है। बच्चे वापस से हम एक दूसरे को बच्चे हम बच्चों के साथ बालालाप करें, बच्चे को अपना बालालाप उनका चल ही रहा है। तो हम अगर नॉर्मल अपनी भाषा में भी कोई बात बोलेंगे ना, अच्छा अच्छा, और फिर बच्चे फिर हाँ हाँ ऊ की ऐसे करते रहेंगे ना, तो इससे बच्चों को क्या एक सकारात्मक माहौल मिलता है घर में। तो ये फिर बच्चे का बालालाप चलता है। उसके बाद लगभग जैसे बच्चा 1 साल का होने लग जाता है तो बच्चा अपना प्रारंभिक शब्द बोलना शुरू कर देता है।
जैसे कि निन्नी, दुद्दू, टाटा, पापा, चाचा, इस टाइप से। तो इसके क्या एक या दो छोटे छोटे शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चा शुरू में सीखता है, फिर धीरे 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 लगभग साल भर का जब बच्चा होता है तो उसके शब्द भंडार में कम से कम 3 से 8 शब्द होते हैं, और वही शब्द बच्चा हर चीज़ के लिए यूज़ करता है। तो इसलिए तो इससे हमें ये देखेंगे इसमें हम कि तो इस तरह से क्या बच्चे पहले क्या करता है, वाक ध्वनियों के बीच विभेदीकरण करता है, फिर उसके बोलने की शुरुआत होती है, जिससे कि पहले उसमें रोना, फिर कूजन करना, फिर बालालाप करना, और फिर उसके बाद बच्चा प्रारंभिक शब्द बोलना शुरू कर देता है। और ये इससे क्या बच्चे की भाषा का विकास धीरे धीरे चलता रहता है, और फिर लगभग 2 साल का बच्चा होता है तो उसका शब्द भंडार और बढ़ता है, और धीरे धीरे भाषा का जो विकास हो रहा है ना, उसमें भाषा में सुधार होता जाता है। तो ये बच्चे का भाषाई विकास हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठे का ख का पहला, छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाने का क्या महत्व है। तो कहानियाँ सुनाना बच्चों को, हमें लग सकता है कि कहानियाँ सुनाने से बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होता, पर बच्चों को कहानियाँ पसंद होती हैं। बच्चों को उत्सुकता बढ़ती है, बच्चों को साहस अंदर से क्या साहस प्रदान करते हैं, कल्पना शक्ति बच्चों की बढ़ती है, आत्मविश्वास का जन्म होता है कहानियों से। कहानी द्वारा बच्चे अच्छे से फैंटेसी कर पाते हैं, और इस फैंटेसी में क्या वो अपनी मुसीबतों से भी निपटारा कर सकते हैं खुद से। बच्चों को परियों की कहानियाँ पसंद होती है। परी कथाएँ क्या बच्चों को बच्चों की समस्याओं को ना उनको मूर्त रूप देते हैं, और फिर उनको क्या उनका सुधार करते हैं, उनमें उन जो समस्या होती है उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, भले वो प्रयास स्थायी हो या अस्थायी हो। तो इनसे बच्चे को ये सीखने को मिलता है, प्रतीकात्मक रूप से समस्याओं को सुलझाना सीखते हैं। कहानियों में जैसे नायक आत्मनिर्भर होता है, ऐसे बच्चे भी आत्मनिर्भर होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर वो नायक घर से बाहर निकलता है, उसे कोई जानवर मिले, फिर बुरी शक्तियाँ आई, फिर उन्होंने लड़ाई की, फिर उसने उसके साथ लड़ाई की और फिर उसके साथ जीत गया। तो इस टाइप से बच्चों को भी ये सारी की सारी चीज़ें क्या बच्चे सुनते हैं ना, तो अपने आप से इन चीज़ों को रिलेटेड कर लेते हैं। बच्चे परिकथाओं को अपने आप से जोड़ के देखते हैं, तो कहानियों द्वारा बच्चों को नैतिक मूल्य भी सीखते हैं। इस तरह बच्चे अपने सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, ये सब बच्चे कहानियों द्वारा सीखते हैं, और बच्चे का भाषाई विकास भी होता है। इससे बच्चे नए नए शब्द सीखते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास होता है। इससे अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर पाते हैं बच्चे। तो बच्चों के लिए कहानियों का बहुत महत्व है। छोटे बच्चों के लिए कला संबंधी क्रियाओं की छोटे बच्चों के लिए कला संबंधी क्रियाओं की योजना बनाने के क्या लाभ हैं। तो कला संबंधी क्रियाओं का मतलब हो गया बच्चों के लिए आर्ट से संबंधित कोई भी क्रिया की योजना बनाने के। बच्चों को खेल खेल के द्वारा सिखाया जा सकता है। छोटे बच्चों को उनको कला के माध्यम से सिखाने का मतलब हो गया बच्चों को क्या रंग बिरंगी चीज़ें, किसी चीज़ को तोड़ना फोड़ना, ये चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं। तो इसलिए बच्चों को कला संबंधी यानी कि चित्र भरना हो गया, ब्लॉक्स बनाना हो गया, मिट्टी के जैसे गीली मिट्टी से कोई आकृतियाँ बनाना हो गया, तो ये कला संबंधी गतिविधियाँ क्रियाएँ होती हैं ना, इनसे बच्चों को प्यार होता है, बच्चे इससे ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे इनमें आराम से स्वतंत्र रूप से अपने अन्वेषण कर सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं, और इससे क्या बच्चों का फिर संज्ञानात्मक विकास, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास भी होगा। इनसे संज्ञानात्मक विकास होता है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है। तो इससे बच्चे का एक कह सकते हैं कि सर्वांगीण रूप से कई क्षेत्रों में विकास होता है कला संबंधी गतिविधियों का। तो इसलिए हमें जो बच्चों के लिए कला संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनकी योजना बनानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 7 का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या वे 5 तरीके बताइए जिनके माध्यम से आप ECCE केंद्र की गतिविधियों में माता पिता को सम्मिलित कर सकते हैं। तो पहला तरीका आप लिख सकते हैं कि संदेश लिखना, जैसे डायरी लिखते हैं ना, संदेश लिखकर भेजना, और माता पिता को भी प्रोत्साहित करें कि वो संदेश को पढ़ें, यानी कि उनके सिग्नेचर उसके ऊपर चाहिए। तो इससे माता पिता को पता चलता रहेगा केंद्र में क्या हो रहा है, केंद्र के कार्यकर्ता को पता चलेगा कि बच्चे के बारे में हम जो जानकारी दे रहे हो माता पिता को पता चल रहा है। तो एक ये हो सकता है। दूसरा, स्कूल में कोई समारोह आयोजित कर सकते हैं, उन समारोह में फिर माता पिता को बुलाएंगे तो उससे सब आपस में मिलेंगे, है ना, तो बच्चों के बारे में भी जानकारी होगी। तीसरा कर सकते हैं कि बैठकों का आयोजन, यानी कि जो PTM होती है उनका आयोजन कर सकते हैं। उसमें जब आएंगे तो बच्चों के बारे में चर्चा कर सकते हैं और पेरेंट्स से बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पे कर सकते हैं कि माता पिता को स्कूल के लिए क्या जो चीज़ उनसे बात करना कि अगर आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ ऐसी है जो यूज़फुल नहीं है और बच्चों को काम आ सकती है,
तो वो चीज़ें माता पिता को देने कहेंगे तो क्या माता पिता को ऐसी चीज़ें देने में ना कि खुशी होती है। एक नई चीज़ के लिए बोलें तो नॉर्मली इंसान को लगता है ना कि नई चीज़ नहीं खर्चा होगा, एक पुरानी चीज़ के लिए बोलें तो माता पिता भी खुश होकर देते हैं कि चलो हमारे तो कोई काम की नहीं और बच्चों को काम में आएगी। तो इस तरह से हम उनकी कुछ सहायता ले सकते हैं माता पिता की अपने बच्चों के लिए, अपने केंद्र के उपयोग के लिए। नेक्स्ट जो माता पिताओं को क्या कर सकते हैं, अभिभावकों को केंद्र के बारे में ये नेक्स्ट 5 नंबर पे क्या कर सकते हैं, केंद्र में बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो भी माता पिता आते हैं तो उस टाइम जो पालनकर्ता होता है, इसी का पालनकर्ता होता है ना, वो उन पालनकर्ता के साथ बच्चे के बारे में बात कर सकता है और अपने जो माता पिता अगर बच्चों के बारे में कुछ जानना चाहें तो वो सब भी बता सकता है। तो इस तरह से कुछ तरीके हैं जिससे ईसीसी एक जो कार्यकर्ता होता है वो अपने केंद्र की गतिविधियां उनमें पालन माता पिता को सम्मिलित कर सकता है। फिर एक ऐसा हो सकता है कि कहीं घूमने जा रहे हो बच्चों को भ्रमण की योजना बनाए हो जैसे कहीं ले जाने के लिए, तो उसमें भी माता पिता को बुला सकते हैं। तो ये 5-6 तरीके हैं, जिनमें से कोई 5 आपको याद रहे तो आप इसमें लिख देना। शिक्षिका द्वारा छोटे बच्चों के साथ आयोजित खेल क्रिया का मूल्यांकन करते समय जिन पहलुओं को ध्यान में रखेंगे उनमें से कम 5 पहलू बताए, यानी कि जो खेल क्रिया का मूल्यांकन जो शिक्षिका करेगी तो क्या ध्यान में रखना है तो वो बताना है हमें। तो हमें कम से कम 5 पहलू बताने हैं। तो हमें ये देखना है कि खेल क्रियाएं जो होती है बच्चों की योग्यता के अनुसार है या नहीं है ना। दूसरा, खेल क्रिया बच्चों को कुछ सिखा रही है नहीं सिखा रही है, उसका उद्देश्य क्या है ना, ये चीज़ उद्देश्य क्या है वो ध्यान में रखनी है। बच्चे की योग्यताओं के अनुसार है या नहीं है। दूसरा हो गया बच्चों को सृजनात्मकता के अवसर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। तीसरा हो गया बच्चों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। जो खेल क्रिया हो रही है उसके लिए बच्चों की खेल सामग्री पर्याप्त है या नहीं है। सभी बच्चों को खेलने का बराबर मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें हो गई जो खेल क्रिया का मूल्यांकन करते टाइम शिक्षिका को ध्यान में रखनी है, यानी कि खेल क्रिया बच्चों की योग्यता के अनुसार हो, बच्चों को उस खेल क्रिया का उद्देश्य क्या है ये देखना है, बच्चों को उसमें आनंद आ रहा है नहीं है, यानी कि बच्चों की रुचि के अनुसार है या नहीं है, खेल सामग्री पर्याप्त है नहीं है, बच्चों को सभी बच्चे इसमें खेल पा रहे हैं नहीं खेल पा रहे, सभी बच्चों को बराबर मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये 5 बातें हो गई जिनका ध्यान में रखना है खेल क्रिया का मूल्यांकन कर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 का है केंद्र में छोटे बच्चों के लिए क्रियाओं की दैनिक व साप्ताहिक अनुसूची बनाते समय ध्यान में रखने योग्य सिद्धांत। तो क्या क्या ध्यान में रखना है जब हम बच्चों के लिए डेली यानी कि दैनिक या फिर साप्ताहिक अनुसूची बनाएं। तो इसमें चीज़ें याद रखनी है जब हम साप्ताहिक या दैनिक अनुसूची बनाएं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो क्रिया योजना हम बनाई है उनसे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। इस क्रिया अनुसूची में बच्चे के मनपसंद खेलों को शामिल हमने किया हो, बच्चों के लिए भारी भीतरी खेल क्रियाओं का आयोजन किया हो ताकि बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास हो, यानी सूक्ष्म क्रियात्मक स्थूल क्रियात्मक ये सब विकास हो बच्चे का। जो क्रिया योजना बनाएंगे या फिर जो अनुसूची बनाएंगे मनोरंजक हो या नहीं है, बच्चे इससे क्या बोर ना हो। व्यक्तिगत व सामूहिक खेल क्रियाओं का आयोजन करेंगे। स्थूल क्रियात्मक विकास सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को ध्यान में रख के हमने क्रियाएं चुनेंगे। उसमें बच्चों के बीच में अल्पाहार का समय दिया जाए ताकि बच्चों को थोड़ा क्या उसमें विश्राम मिल सके। बच्चों को खेल जो रुचि होती है बच्चों की वो उन क्रियाओं में बनी रहे, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बच्चों को हर क्रिया के लिए हम अनुसूची में जो भी क्रियाएं देंगे बच्चों को उसमें बच्चों को पर्याप्त टाइम मिले, ये चीज़ का भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बातें हैं जो साप्ताहिक या दैनिक अनुसूची बनाते समय हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे पेपर कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।